हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कंप्लीट कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का जो पोर्शन है उसे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित आपके हेल्थ स्कीम्स हैं सरकार की उन्हें। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली रहने वाला है गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स पर। और यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि ये टॉपिक असल में सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना आपके, आप ध्यान रखिएगा कि वो इसी टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देकर इन चीज़ों को समझना है कि असल में ये स्कीम्स हैं क्या और इनके उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, और इन्होंने कहाँ तक अभी तक काम किया है पूरे के पूरे हमारे देश में। ठीक है, और कौन सा मंत्रालय इन्हें कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि करके। पर फिलहाल आपको ध्यान बात ये भी रखना है साथ साथ में कि मैं ये पूरा का पूरा जो हेल्थ का स्कीम है, ये सारे लगभग जितने भी हेल्थ से संबंधित आपकी स्कीम है वो मैं करा दूंगा। एक या दो लेक्चर इसमें लग सकते हैं। ठीक है, एक साथ हो पाना तो संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी ढेर सारे स्कीम्स हैं स्वास्थ्य से जुड़े। पर ठीक है, यहाँ पे जो भी है हम वो सारे के सारे करेंगे और फिर उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जो उसकी है आपका सबसे पहले जो इसमें आ रहा है ना, दिख रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास स्कीम आई है गवर्नमेंट की वो आई है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये असल में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में यूआईपी बोलते हैं, यूआईपी। ठीक है, तो ये असल में हमारी पहली योजना है, पहला स्कीम है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ये योजना असल में आई है कब? 1985 में। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको 1985 में शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो बेसिकली उद्देश्य था कि हम अपने पूरे देश में जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको इम्यून बना सकें, उनको इम्यून कर सकें अलग अलग बीमारियों से। हमारा जो टारगेट समूह था वो बेसिकली यहाँ पे बच्चे थे, छोटे बच्चे, और साथ साथ में जो महिलाएं हैं उनको हमने टीकाकरण करने का उद्देश्य बनाया ताकि उनके स्वास्थ्य को ज़्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है, उनको अलग अलग बीमारियों से बचाया जा सके। इसलिए ये आपको देखने को मिला कि ये प्रोग्राम सबसे पहले 1985 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे जो टीके लगाए जाते हैं वो बेसिकली निःशुल्क लगाए जाते हैं या नॉमिनल कुछ फीस है वो ली जाती होगी। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति वर्ष लगभग, समझिए प्रति वर्ष लगभग हर साल 2.9 करोड़ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगाया जाता है, और साथ में लगभग 2.5 करोड़ जो नवजात शिशु हैं उनको टीके लगाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा आपका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूनिवर्सल का मतलब ही ये हुआ लगभग सभी को, हमें यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं जितने भी शिशु हैं उनको हमें यहाँ पे इम्यून बनाना है, उनको टीकाकरण करना है। ठीक है, चलिए आगे अपना यहाँ पे देखते हैं कि सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था इस पूरे स्कीम का, कि हमें यहाँ पे टीकाकरण का जो दायरा है वो बढ़ाना है। ठीक है, टीकाकरण का जो दायरा है, जैसे इससे पहले 1985 से पहले जो टीकाकरण होते थे वो बेसिकली ज़्यादातर बच्चों को हुआ करते थे, लेकिन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं को, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो बच्चे को जन्म दे रही हैं उनको भी टीका लगाने की बात कही। ठीक है, इसके बाद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। अब ये जो सेवाएं जो दी जा रही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी सेवाओं में भी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कही गई इस पूरे प्रोग्राम में। साथ साथ में स्वास्थ्य सुविधा स्तर के अनुरूप विश्वसनीय कोल्ड चेन प्रणाली की स्थापना की जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक चैन बनती है ना स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, ठीक है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से मिल सकें उन रोगियों को या उन व्यक्तियों को जिनकी उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें एक पूरा का पूरा एक चैन सिस्टम या फिर एक श्रृंखला बनाकर चलने की बात कही गई इसके उद्देश्य में।
ठीक है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो भी प्रदर्शन की निगरानी रखनी है, कैसा परफॉर्म हो रहा है, कैसे लोगों को वैक्सीन टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, लोगों को ज़रूरत पर टीकाकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ों की निगरानी भी हमें रखनी थी इस पूरे पूरे कार्यक्रम में। वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते थे कि जितनी भी वैक्सीन है वो हम अपने देश में ही बनाएं। ज़्यादातर वैक्सीन जो कि बाहर से आती हैं, अलग देशों से आती हैं, हम चाहते थे कि इस पूरे के पूरे योजना में हम अपने देश में ही उन वैक्सीन को बनाएं और उन अपने ही देश में लोगों को उसका टीकाकरण करें, ताकि हमारी जो निर्भरता है बाकी देशों पे टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, वो कम की जा सके, या फिर उस पर हम 0% रिलाई करें। ठीक है। सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोरियों, ठीक है, किशोरों और गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। इस पूरे टीकाकरण प्रोग्राम में आपने जो देखा है, इसमें लगभग 12 बीमारियों से बचाने के लिए उनको टीका लगाया जाता है, यानी कि 12 तरह के टीके, और उनके अलग अलग जो फॉर्मेट होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका केवल विशेष क्षेत्रों में प्रभावित जिलों को लोगों को प्रदान किया जाता है। अब क्योंकि ये जो जेई है, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये असल में हर जगह पे देखने को नहीं मिलता। ये बीमारी बेसिकली कुछ अलग ही जगहों पे देखने मिलती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि थोड़ा से ये असल में ये बीमारी जो होती है वो खासतौर पे मच्छरों की वजह से होती है। तो ऐसा कोई एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पे जल का भराव ज़्यादा होता है, तो उन क्षेत्रों में ये बीमारी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी को हम दिमागी बुखार बोलते हैं। ठीक है। मच्छरों की वजह से अगर बुखार हो रहा है और वो आपके ब्रेन में जब फीवर पहुंच जाता है, तो इसी को हम लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस बोल रहे होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ टीके जो हैं लगाने की शुरुआत हुई इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये UIP है, जो कि बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। UIP। अब सोचिए, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में पिछले एक दशक में, लगभग पिछले जो 10 वर्ष बीते हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से नए टीके जोड़े गए हैं। कुछ नए टीके जोड़े गए हैं जिनमें शामिल है निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन। ठीक है। इसे हमने शामिल किया। इसे हम बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। हालांकि इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा ही होगा, ये लिखा हुआ है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV जिसे बोल रहे होते हैं। ठीक है। ये 2015 में जोड़ा गया इस कार्यक्रम के माध्यम से। फिर इसमें रोटा वायरस वैक्सीन जोड़ा गया, जिसे हम RVV बोलते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, RVV क्या होता है। ठीक है। ये जब भी वैक्सीन के नाम आएंगे तो वो आपको हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में ही लिख कर दें, और तब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि IPV क्या होता है, RVV क्या होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीजल्स रूबेला MR जो आपका वैक्सीन है, ये 2017 में जोड़ा गया इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद जो आपका PCV है, ठीक है, ये जो PCV है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये बेसिकली 2017 में भी इसे भी यहाँ पे हमने देखा कि जोड़ा गया। ये सारे के सारे वैक्सीन उन 12 के बाद जोड़े गए, जो इनसे पहले हम 12 वैक्सीन लगाते थे ऑलरेडी, और उसके बाद इन सारे वैक्सीन को हमने लगभग जोड़ा है। इससे हमने अपना दायरा जो है वैक्सीन का वो बढ़ाया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें आपने देखा होगा कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं टीकों के नाम। इस सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले टीके, कौन कौन से टीके दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे BCG का दिया जाता है, जो कि जन्म के ही समय बच्चों को दिया जाता है। और BCG बेसिकली आपको पता है, ये जो TB होती है ना, TB जो बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बचाव के लिए बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस, ये बीमारियों का टीका भी यहाँ पे दिया जाता है। इसके साथ साथ टिटनेस और ये जो अडल्ट डिप्थीरिया होता है, जिसे TD बोलते हैं हम, ठीक है, इसका भी टीका इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है। साथ साथ में बाईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, ये असल में ये वैक्सीन जो होती है पोलियो वैक्सीन ही है। आपने देखा होगा बच्चों को जो 2 ड्रॉप जो पिलाई जाती है ना, बाईवैलेंट, जो हम लोगों ने देखा होगा बच्चों को जो आशा कार्यकर्ताएँ या जो महिलाएं जाकर घर घर पिलाती हैं पोलियो के जो वैक्सीन पिलाती हैं ना, ये असल में अपने उसके भी अपने अपने टाइप हैं। ठीक है। उनमें एक टाइप होता है बाईपोलर वो ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बेसिकली उसके इफ़ेक्टिवनेस पे हम नाम रखते हैं। जैसे इस पे ही एक ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जिसको हम लोग TOPV बोलते हैं। ठीक है। ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन।
तो ये प्रभाव के हिसाब से इसको हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। तो जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है और जिसका कम होता है उसके हिसाब से हम इसको ज़रूरत किसको कितनी है उसके हिसाब से हम वो डोज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टीके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगा रहे हैं। साथ साथ में खसरा है, रूबेला है, इसकी वैक्सीन लग रही है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ पेंटावैलेंट डीपीटी, ये असल में 5 बीमारियों का टीका एक साथ लगाया जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसको पेंटावैलेंट डीपीटी बोलते हैं। इस बीमारी में बेसिकली कौन कौन से टीकाकरण में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, तो डी आता है, डी का मतलब है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्टूसिस और टी का मतलब होता है टिटनेस। ये तो 3 बीमारियाँ हो गई। साथ में यहाँ पे हेपेटाइटिस बी का भी टीका लग रहा होता है, तो ये 4 बीमारियाँ हो गई। और 5वां आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, तो ये हमारी 5वीं बीमारी है जिनका टीका एक साथ लगाया जाता है और इसी को हम पेंटावैलेंट वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें हमारी ये 5 बीमारियाँ कवर हो जाती हैं एक साथ, ठीक है। इसके अलावा रोटा वायरस वैक्सीन जो कि अभी हम लोगों ने इसमें ऐड किया 2015 के आसपास, ठीक है। इसके बाद न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी जिसे हम बोलते हैं, ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बेसिकली न्यूमोनिया के लिए लगाया जाता है। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें न्यूमोनिया का होने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये न्यूमोनिया का जो वैक्सीन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। साथ में इसके बाद ये जेई हम लोगों ने ऐड ही किया, ठीक है। जापानीज़ जो एंसेफ्लाइटिस है इसे हमने ऐड किया। तो ये सारे के सारे वैक्सीन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं जो कि लगाए जाते हैं UIP कार्यक्रम के अंतर्गत, और इससे भी ज़्यादा हटकर वैक्सीन हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैक्सीन का वर्गीकरण दिया गया है कि वो वैक्सीन कब और कैसे लगाए जाते हैं, किस किस एज में लगाए जाते हैं। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो आपको यही जानने की कोशिश करेंगे कि आप असल में वैक्सीन के बारे में कितना जानते हैं, वैक्सीन के कार्यक्रम के बारे में कितना जानते हैं। क्योंकि जब आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट पर जाएंगे तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी कि आप एक जन साधारण को कैसे समझा पा रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है, कौन कौन सी वैक्सीन कब लगनी है। तो इसलिए मैं एक पूरा पूरा लिस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ और इन पर आपको बहुत ध्यान से और गौर से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन्स को समझना होगा कि वैक्सीन्स कौन कौन सी लगती हैं और उनके नाम क्या हैं, ठीक है। जब आपको नाम समझ में आ जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि असल में कब किसको कौन सी वैक्सीन देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जन्म के समय जो वैक्सीन दी जाती है उनमें से आता है आपका BCG, जिसे हम बैसिलस कालमेटे ग्यूरिन बोलते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि असल में TB के बीमारी के लिए एक जन्म के समय बच्चे को दिया जाता है, जो कि बेसिकली 1 वीक के अंदर दे दिया जाता है, पहले ही हफ्ते में उसको दे दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी जन्म के तुरंत बाद भी दे दिया जाता है। और साथ साथ में फिर जन्म के समय उसको ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, जिसको हम OPV बोलते हैं, ठीक है। इसका एक जो 0 डोज होता है वो दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी भी बर्थ का जो डोज होता है वो दिया जाता है, हेपेटाइटिस का जो बर्थ के टाइम का डोज होता है वो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। फिर 6 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के आसपास उसको OPV1 दिया जाता है। सबसे पहले जन्म के समय उसे हम लोगों ने OPV-O दिया, 0 दिया, उसके बाद हम उसको OPV1 देंगे 6ठे हफ्ते में, ठीक है। और साथ साथ में पेंटावैलेंट 1 देंगे। पेंटावैलेंट की पहली वैक्सीन हमने 6 हफ्ते के आसपास लगा दी। पेंटावैलेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि उसमें 5 बीमारियां हम कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और साथ में रोटा वायरस, ये जो रोटा वायरस होता है ना, ये रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में आपको बता देता हूँ। रोटा वायरस वैक्सीन ये असल में आपको दिया जाता है जब बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया वाली कंडीशन होती है ना, डायरिया या वोमिटिंग वाली जो कंडीशन होती है बच्चे को, ठीक है, या फिर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आती है। बच्चे को कहीं बहुत ज़्यादा डायरिया ना हो जाए, वोमिटिंग ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, उसके लिए बेसिकली ये वायरस, ये जो वैक्सीन है ये लगाया जाता है, जिसको हम लोग रोटा वायरस वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका IPV, ये जो FIPV एक्चुअली में जो निष्क्रिय पोलियो टीका की आंशिक खुराक होती है वो दी जाती है, ठीक है। और साथ साथ में ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि मैंने बोला कि ये बेसिकली आपको निमोनिया के लिए लगाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैक्सीन 6ठे हफ्ते में दी जाती है उस बच्चे को। इसके बाद 10 हफ्ते के आसपास, 10 हफ्ते के बाद उसको OPV का दूसरा डोज दिया जाता है। देखिए पहले जन्म के समय OPV का पहला 0 डोज, फिर OPV का पहला डोज यानी कि 1, और फिर OPV का दूसरा डोज, ठीक है। और पेंटावैलेंट का भी दूसरा डोज दिया जाता है और RVV का दूसरा डोज दिया जाता है, क्योंकि RVV का पहला यहाँ पे लगा हुआ था तो पेंटावैलेंट का यहाँ लगा था, तो नेक्स्ट 10वें हफ्ते में उसको हम पेंटावैलेंट का दूसरा लगा रहे हैं और फिर RVV का दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। फिर 14 हफ्ते के बाद यहाँ पे यानी 14 वीक्स में उसको फिर OPV का तीसरा और पेंटावैलेंट का भी तीसरा और RVV का
FIPV का, हाँ FIPV का जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिया था पहला, वो इसका दूसरा, और RVV का तीसरा लगेगा, और PCV का दूसरा लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्रम है, इसी क्रम में ही टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे बच्चे का इम्यून क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे में इन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एकदम से अगर हम सारा का सारा वैक्सीन उसको दे देंगे ना, तो असल में वो सच में इन्फेक्टेड ही हो जाएगा उन बीमारियों से। तो हमें उसकी बॉडी में धीरे धीरे इम्यूनिटी को डेवलप करना है, धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना है। ठीक है, इसीलिए कुछ कुछ समय पे हम उसको थोड़े थोड़े डोजेस दे रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर 9 से 12 महीने में उसको हमें एक देना है किसका, खसरा का और रूबेला का। ठीक है, मेजल्स का और रूबेला का, और फिर JE का हमें देना है पहला। ठीक है, यहाँ पे, और PCV का बूस्टर देना है। PCV का ऑलरेडी हमने दे दिया था, अब उसका बूस्टर देना है 9 से 12 महीने में। 16 से 24 महीने में उसे हमें फिर से खसरा का और रूबेला का दूसरा देना है, और JE का दूसरा देना है, क्योंकि पहला तो हमने अभी दिया था, यहाँ दिया था, तो अब दूसरा देना है। और साथ साथ में डिप्थीरिया और पर्टूसिस और टिटनेस का हमें यहाँ पे बूस्टर देना है उसे, और OPV का बूस्टर देना है। ठीक है, और 5 से 6 साल के बाद, 5 से 6 साल में उसे DPT का बूस्टर 2 देना है, ये बात ध्यान रखनी है। और 10 साल पे उसे टिटनेस और वयस्क टिटनेस, ये जो TD बोलते हैं वयस्क अंतर जो अडल्ट को लगता है, 10 साल हो गए ना, 10 साल के बाद अब उसको लगभग वो उतना बड़ा हो गया कि हम उसको अडल्ट वाला जो DT होता है ना, यानी कि डिप्थीरिया टिटनेस का, जो ये DT का मतलब होता है डिप्थीरिया टिटनेस, डिप्थीरिया टिटनेस, तो इसका हमें डोज देना होता है उस बच्चे को। ठीक है, फिर 16 साल पर उसको एक TD दिया जाता है। TD मतलब वही टिटनेस और डिप्थीरिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर गर्भवती माँ को जो देने वाला होता है वो ये होता है TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया, और TD2 दिया जाता है, और TD का बूस्टर दिया जाता है। यदि पिछले 3 वर्षों में पहले टीका लगवाया गया हो तो दिया जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले टीका लगाया गया है तो उसको ये सारे के सारे टीका दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे यहाँ पे एक टीकाकरण का जो पूरा जो प्रोग्राम है वो कुछ ऐसा चल रहा होता है, और आपको ये टीका किसी भी सरकारी अस्पताल में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे आप जाके बच्चे को निःशुल्क लगवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा मिशन आता है, यानी दूसरा प्रोग्राम आता है, दूसरा योजना आती है भारत सरकार की, वो आती है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, इस मिशन इंद्रधनुष में बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो दिसंबर 2014 में की गई, और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ही चलाई गई। इसमें असल में हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष को एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाया। इसका लक्ष्य था 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना। हम चाहते थे कि लगभग 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं उनका हम टीकाकरण कर सकें। ठीक है, इसका जो मुख्य पहलू है क्या, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लाए पूर्ण टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना, ताकि बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। अगर टीकाकरण अच्छा होगा तो बच्चों में बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो बच्चों की मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी तो बाल मृत्यु दर अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, लक्ष्य समूह की बात करें तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए ये पूरा मिशन इंद्रधनुष लेकर आया गया। केंद्रीय क्षेत्र क्या थे, कहाँ कहाँ पे केंद्र किया गया, तो उच्च केंद्रित जिले। ठीक है, जो थोड़े से पहाड़ी इलाकों में जो क्षेत्र हैं, जो हाई रीजन में रह रहे हैं लोग, हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, वहाँ पे क्योंकि सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो हमारा जो मिशन इंद्रधनुष के तहत इनको फोकस करने की कोशिश की गई। साथ साथ में जो शहर में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं, उनको हमने फोकस करने की कोशिश की मिशन इंद्रधनुष के तहत। इसके अलावा जो निर्माण स्थल में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने घर को छोड़कर किसी कार्य स्थल पर रह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो मजदूर व्यक्ति होता है या जो लेबर हमारे जो कम्युनिटी है वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर रह रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके भी बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें, वैक्सीन दे सकें, तो उनको भी यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और वही उसी तरह से खाना बदोश जो स्थल होते हैं, जो लोग एक जगह पे नहीं रुकते हैं, उनको बच्चों को कैसे हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, इस पर हमने मुख्य फोकस किया है इस पूरे मिशन इंद्रधनुष के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लगभग सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ सघन मिशन इंद्रधनुष प्रगति को तेज, अब इस कार्यक्रम के तहत हमने इस मिशन इंद्रधनुष को थोड़ा सा इंटेंसिफाइड भी किया आगे चलकर। ठीक है, और इंटेंसिफाइड करके हमने क्या किया, इसको और तेज़ करने की कोशिश की, और इसका IMI जो 5.0 है ना, वो 2023 में हमने लॉन्च किया। इसके तहत हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग
करके टीकाकरण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो जहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन लेकर आ जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। आपको भी ये बात समझ में आती है। प्रभाव क्या रहा, 2023 से 24 तक लगभग 5 करोड़ से अधिक बच्चों और लगभग 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। ये आप समझिए लगभग 2023 से 24 के बीच में ये डेटा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। और कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि ये प्रोग्राम अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जिसके तहत हम लेंगे लगभग 5 करोड़ बच्चों को और लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को टीकाकरण लेकर आएँ, जिससे उनके अंदर आपने कहा होगा कि बीमारी से लड़ने की एक इम्यूनिटी कहीं ना कहीं हमने प्रदान की। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी अगर देखेंगे तो सामाजिक लामबंदी, बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों की ट्रैकिंग और विशेष टीकाकरण दौर चलाया। ठीक है, इस पूरे स्कीम के तहत। ठीक है, अब करंट पोजीशन क्या है इस पूरे मिशन को लेकर, तो अगस्त 2024 तक हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, राष्ट्रीय पूर्ण टीकाकरण कवरेज 90% से अधिक तक पहुंच गया है। ठीक है, हमारा उद्देश्य था 90% और उससे अधिक ये पहुंच चुका है। यह कार्यक्रम IMI 5.0 जैसे अभियानों के माध्यम से हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य जारी रखे हुए है। ठीक, ये तो हमारा हुआ पूरा का पूरा आपका मिशन इंद्रधनुष। ये मिशन इंद्रधनुष के बाद जो हमारा अगला जो कार्यक्रम आता है या अगली योजना आती है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये भी एक हेल्थ स्कीम है जो कि आई बच्चों के लिए और लाया गया किसके द्वारा, वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पर यहाँ पे आपको याद रखना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये लाया गया पूरा का पूरा पहल, जो कि 18 वर्ष तक के बच्चों में 4Ds जो जन्मजात दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए लाया गया। अब ये 4Ds क्या होते हैं ये बात आपको पता चलेगी। डिफेक्ट्स एट बर्थ के समय अगर उसमें कोई विकार है उसके इलाज, डिजीज़ है उसके इलाज, और कुछ कमियां हैं उसके शरीर में, कमियों का मतलब है मिनरल्स या अलग तरह की जो कमियां हैं उनका इलाज, और डेवलपमेंट डिलेज और उसके वृद्धि में कोई अगर देरी हो रही है, उसके शारीरिक वृद्धि मानसिक वृद्धि में कोई देरी हो रही है तो उसके इलाज, यानी इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन 4D के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम लेकर आया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। उद्देश्य वही है, बच्चों के स्वास्थ्य का जल्दी पता लगाकर उन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेप, ठीक है, और निःशुल्क उपचार प्रदान करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। लक्ष्य समूह जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं। ठीक है, जन्म से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनमें अगर किसी तरह की समस्या आती है तो उनको हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हम इसके तहत इनको कवर दे रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट ग्रुप चिल्ड्रंस फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 4Ds जो है 32 समान स्वास्थ्य स्थितियाँ, जैसे डिफेक्ट्स एट बर्थ, जैसे कटा होठ, तालू, क्लब फुट, ठीक है, टेढ़े पैर, हृदय रोग आदि, ये जो हमने देखा होगा जो कि ये स्वास्थ्य, ये क्या है, जन्म के समय जो डिफेक्ट्स होते हैं ना इनको सही करने की बात कही गई। ठीक है, इसके अलावा डिफेक्ट ये है यहाँ पे आपका डिफिशियंसी, कमियाँ कैसी होंगी, एनीमिया, विटामिन ए, ठीक है, या अलग तरह की जो विटामिन की कमियाँ होती हैं उनमें हमें उनके इलाज के बारे में या उनकी कमियों को दूर करने की बात कही जाती है। इसमें बीमारियां जैसे त्वचा से संबंधित कोई रोग है अगर उस बच्चे को, या उसको दांत से समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगभग 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर तरह की समस्याएं वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ साथ जो उसके विकास में जो देरी हो रही है, जैसे दृष्टि, ठीक है, उसके अगर विज़न सही नहीं है, उसको सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सीखने में अक्षमता आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ही ओवरकम करने के लिए, इनके ही इलाज के लिए हम एक जो मिशन लेकर आए थे वो हमारा ये मिशन था पर्टिकुलरली, और ये काफ़ी अच्छा मिशन है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये मिशन देखेंगे तो बहुत स्पेसिफिक मिशन लेकर आया गया था, इसलिए ये काफ़ी उद्देश्यपूर्ण, इसका काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, उपचार प्रबंधन दिया जाएगा, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स होते थे। ये जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स होते थे यहीं पे
ये जो गंभीर बीमारियों का निचला स्तर पर ही व्यापक प्रबंधन किया जाता था। तृतीयक देखभाल जो है इसका टर्शरी जो है, ज़रूरत पड़ने पर सरकारी निजी अस्पतालों में सर्जरी के लिए भी रेफरल किया जाता था इसके अंतर्गत। अगर कहीं पे किसी बीमारी में सर्जरी की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि इसको रेफ़र किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो है जननी सुरक्षा योजना। हाँ, ये जो योजना हमारी जननी सुरक्षा योजना, ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य पहल है। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव, ठीक है, अस्पताल में जो डिलीवरी को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। यह 100% केंद्र प्रायोजित है, यानी कि इस पर जो भी खर्चा होता है वो पूरा का पूरा केंद्र सरकार ही करती है। जननी सुरक्षा योजना के प्रमुख विवरण क्या है? प्रसव के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को सहायता करना है। ठीक है, प्रसव के दौरान जो भी सहायता चाहिए, यानी डिलीवरी के टाइम पे जो सहायता चाहिए, वो कहीं ना कहीं इसी योजना के माध्यम से दी जा रही थी या दी जाती है। और इसके तहत जो बीपीएल यानी जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी मदद की जाती है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, पात्रता क्या है? सभी पात्र गर्भवती महिलाएं हैं, ग्रामीण हो या शहरी हो, ठीक है, जो सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव कराती हैं, उनको ये सुविधा मिलती है या ये उसके लिए पात्र होते हैं। ठीक है, नकद सहायता राशि की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि इनको कुछ कैश दिया जाता है। तो प्रसव के बाद इनको लगभग 1400 की राशि दी जाती है अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात है तो वहाँ पे प्रसव के बाद लगभग 1000 रुपये उनको दिया जाता है उनकी देखभाल के लिए या उनके आप कह सकते हैं कि सपोर्ट के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो आशा कार्यकर्ताएँ होती हैं जो इसमें मदद कर रही होती हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में उनको 600 रुपये और शहरी क्षेत्रों में उनको लगभग 400 रुपये की मदद दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी। तो इसे ये है हमारा जननी सुरक्षा योजना। इसके तहत हम असल में जो डिलीवरी के टाइम पे जो महिलाओं को ज़रूरत है स्वास्थ्य की या उनको सपोर्ट की, हम वहाँ पे इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से दे रहे होते हैं। अगला जो आता है हमारे पास वो आता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ये जो योजना है ये भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वास्थ्य से ही जुड़े हुई योजना है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लगभग 10 अक्टूबर 2019 को ये योजना शुरू की गई। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सुमन बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है ना, सेफ मदरहुड एश्योरेंस। ये जो सुमन योजना है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम से है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं, प्रसवोत्तर 6 महीने तक की माताओं और नवजात शिशुओं को निःशुल्क, उच्च गुणवत्ता वाली और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बातों को याद रखना है। ये स्वास्थ्य में किसी भी योजना में उसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जो फैक्चुअल डेटा हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसका लक्ष्य प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव और प्रसवोत्तर, यानी कि प्रसव से पहले की भी देखभाल, प्रसव के समय की भी देखभाल और प्रसव के बाद भी देखभाल, ये इस योजना का सबसे खास बात है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है। अगला आता है, इसी पहल में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं न्यूनतम 4 प्रसव पूर्व देखभाल। ठीक है, यानी प्रसव से पहले जो जांच होनी है वो पहली तिमाही में एक जांच। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं प्रसव के समय जो जांच होनी होती है उसका वो पूरा का पूरा खर्चा जो भी स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा कम से कम एक जांच और आयरन फोलिक एसिड की जांच, ये सारी की सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। और निःशुल्क प्रसव दिया जाता है। डिलीवरी जो होता है वो फ्री होती है। अगर सिजेरियन भी है तो आपको पता है कि अगर नॉर्मल हॉस्पिटल्स में आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाते हैं तो कितना खर्चा आता है। तो ये सारी चीज़ें इनको निःशुल्क मिल रही होती है। ठीक है, शिशु देखभाल पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें सी सेक्शन दवाएं, यानी सी सेक्शन मतलब होता है सिजेरियन जो सेक्शन करके बच्चों को डिलीवर किया जाता है, वो वाली बात है। यहाँ पे ध्यान यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें इनको निःशुल्क मिल रही होती है। सम्मानजनक देखभाल होती है, सभी महिलाओं को गरिमापूर्ण देखभाल, निजता और गोपनीयता सुनिश्चित करती है। ठीक है,
शून्य अस्वीकृति नीति है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी को यहाँ पे हम मना कर सकते हैं, यहाँ पे लगभग सभी महिलाएं इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस बात को याद रखें। सेवा तक पहुँच की गारंटी देती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी गर्भवती महिला को देखभाल से वंचित न किया जाए। निगरानी के लिए छह गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल दौरे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उन शिशु जो बच्चे जो जिसका जन्म हुआ है, डिलीवरी हुई है, उसके घरों पे जाके हम कहीं ना कहीं वो चेक भी किया जाता है कि उसका देखभाल ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके लिए शिकायत पोर्टल भी है आपके पास, अगर चाहोगे तो इस नंबर पे आप कोई शिकायत है या कोई भी समस्या है तो उससे हम इस नंबर पे भी जाके चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारे पास राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये जो है ये किशोरों के लिए लाया गया कार्यक्रम है। ये लगभग आपका 7 जनवरी 2014 को शुरू किया गया कार्यक्रम है, व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो कि 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरियों, चाहे वो ग्रामीण की हो चाहे शहर की हो, के शारीरिक, मानसिक और यौन स्वास्थ्य को लक्षित करता है। यह एनएचएम के तहत पोषण, यौन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जैसे 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि किन किन बातों पर केंद्रित हैं, क्योंकि यही तो सवाल होने वाला है, यहीं से सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। आपका कौन सा योजना है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। लक्ष्य समूह क्या है? 10 से 19 वर्ष, ये हमने देख लिया। फोकस क्या है? उनके अंदर जो कमियां, शारीरिक कमियां हैं जैसे एनीमिया, खून कमी है, को कम करने के लिए साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड अनुप्रण, ठीक है। उनको जो भी अगर कमी है तो एनीमिया में बेसिकली क्या होगा, आयरन की कमी होगी या फोलिक एसिड की कमी होगी। फोलिक एसिड ही असल में कहीं ना कहीं फॉर्मेशन कर रहा होता है आरबीसीज वगैरह का, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कहीं इन चीज़ों की कमी तो नहीं है। तो इसलिए ये सारी हमारा फोकस जो क्षेत्र होगा ये होगा। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी और परामर्श, क्योंकि ये जो किशोर होते हैं, जो किशोर एज होती है 10 से 19 वर्ष की, इनमें अब खासतौर पे हमें यौन यानी कि शारीरिक जो ज्ञान होता है, उनके क्या कह सकते हैं ना, जो सेक्सुअल जो नॉलेज होती है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य, किशोरों की भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का समाधान को ज़्यादातर जो यंग एज में बच्चे हैं या फिर कह लीजिए जो किशोर हैं, ठीक है, एडोलसेंट्स हैं, इनकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं हमें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक तरीके से जाकर चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। और साथ साथ में अगर ये सबसे ज़्यादा नशे के जो शिकार होते हैं वो हमारे युवा बच्चे ही होते हैं, तो उनमें भी जो नशीली पदार्थों के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है, ठीक है। और लैंगिक हिंसा, साथ में दुर्घटनाओं से सुरक्षा, ये सारे की सारी बातें यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से उनको समझाने की और उनको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको असल में एक किशोरावस्था में कैसे जीवन जीना चाहिए या कैसे आपको आपका रखरखाव होना चाहिए, ठीक है। अगला ये यहाँ पे सेवा वितरण की अगर हम बात करें तो असल में किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक होते हैं, इनके लिए बनाए जाते हैं, जहाँ के माध्यम से परामर्श और चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लिनिक बनाए जाते हैं, जहाँ पे जाके वो जो भी किशोर है 10 से 19 वर्ष का, वो जाके अपनी समस्याओं को या अपने जो भी स्वास्थ्य से संबंधित या फिर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी परेशानी है वहाँ पे जाके हेल्प मांग सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है। वो वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं इन चीज़ों का। आउटरीच गतिविधियाँ, किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन और पीयर एक एज केयर साथिया कार्यक्रम चलाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ध्यान देना है ताकि हम अवेयरनेस बढ़ा सकें उन किशोरों में एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य एजुकेशन को लेकर, या फिर उनका जो सेक्सुअल एजुकेशन है, वो सारी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस योजना के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारा आज का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम नहीं बेसिकली लेक्चर जो था वो आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, और इस पर हम और लेक्चर लेकर आएंगे क्योंकि अभी स्वास्थ्य संबंधित बहुत से स्कीम है जो कि बचे हुए हैं, तो उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा हेल्थ जो स्कीम है इसका लेक्चर था, और इस पे हम अभी और भी जो इम्पोर्टेंट जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना उनको भी करेंगे, ताकि आपका जो ये वाला पोर्शन है ना हेल्थ स्कीम का, ये कंप्लीट हो जाए और आप बेहतर अपनी तैयारी को बना सकें। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज का अपना लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।